बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने 489F यानी कि चेक को डिसऑनर होने पर क्या लिटिगेशन की जा सकती है उसके हवाले से बात की। हमने ये तो देखा कि अगर किसी शख्स का चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके खिलाफ थाने में दरखास्त दी जा सकती है। अगर आपकी दरखास्त एंटरटेन ना हो तो आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक और चीज हमने इसमें डिस्कस की थी और वो ये थी कि 489F एक पीनलाइजिंग सेक्शन है जिसमें चेक को डिसऑनेस्टली इशू करने पर सजा का तयन किया गया है। लेकिन वो कानून पैसों की रिकवरी के हवाले से हेल्प नहीं करता। पैसों की रिकवरी के लिए आपको CPC के अंडर ऑर्डर 37 का एक दावा लगाना पड़ता है जो कि समरी प्रोसीजर बेस्ड है, यानी कि शॉर्ट टर्म्ड होता है और FIR से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद FIR आपको रिलीफ ना दे सके लेकिन ऑर्डर 37 उससे कहीं ज्यादा अच्छा और फौरी आपको रिलीफ दे सकता है तो ये गलत ना होगा। ऑर्डर 37 इंतहाई इफेक्टिव और समरी प्रोसीजर बेस्ड दावा है। आपका जब भी कोई लेन देन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुआ है और वो पेमेंट अपनी तकमील को नहीं पहुंची, जैसे चेक का डिसऑनर हो जाना, तो उस पेमेंट की रिकवरी आप थ्रू ऑर्डर 37 कर सकते हैं। ऑर्डर 37 कैसे काम करता है आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए और बेनिफिशियल लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, बात का आगाज करते हैं। ऑर्डर 37 के तहत लगाया गया दावा उन तमाम प्रॉमिसरी नोट्स के अगेंस्ट लगाया जा सकता है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट्स आ जाते हैं, जिसमें हुंडीज भी आ जाते हैं, जिसमें चेक्स भी इंक्लूडेड हैं। आम फहम और आम समझ के लिए मैं चेक का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी क्योंकि एक आम आदमी का वास्ता ज्यादातर चेक से पड़ता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है और वो पेमेंट आपको नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की, आप एक FIR लॉन्च करवा सकते हैं, लेकिन पेमेंट की रिकवरी के लिए आप एक दावा फाइल करेंगे। ये दावा अपने साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच किए हुए है, यानी कि वो शख्स जो अपने साथ चेक लेकर आया है, कोई भी प्रॉमिसरी नोट लेकर आया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो उसके हाथ में है, अदालत उसके साथ एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच कर लेती है कि ये इंस्ट्रूमेंट सच्चा है, इल्ला ये कि डिफेंडेंट अपने डिफेंस में इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस दे और ये साबित कर दे कि ये इंस्ट्रूमेंट सच्चा नहीं है। अदालत ये प्रिज्यूम करती है कि इंस्ट्रूमेंट झूठ नहीं बोलता, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कागज झूठ नहीं बोलता। डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले सकता है कि ये चेक या तो मुझसे फ्रॉडुलेंटली लिया गया है या मेरी चेक बुक से ये चेक चोरी हो गया था। अगर चोरी हो गया था तो क्या आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? अगर सॉलिड डिफेंस लेकर नहीं आएगा तो अदालत फौरी तौर पर उस शख्स के हक में ये दावा डिग्री कर देगी जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है या जो क्लेम कर रहा है इस अमाउंट को। इस दावे में आम दावों से हटकर बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पीढ़ी हैं। जैसा कि आम दावाजात में जब हम समन भेजते हैं, समन में लिख दिया जाता है फलां मुकर्ररा तारीख को आप फलां अदालत में पेश हो जाइए, और डिफेंडेंट्स अमूमन पेश नहीं होते और फिर एक और तारीख मुकर्रर कर दी जाती है और फिर एक और तारीख, वही तारीख पर तारीख। लेकिन ऑर्डर 37 तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ऑर्डर 37 तारीख पर तारीख नहीं डालता। ऑर्डर 37 के तहत दायर किया गया दावा और उसमें जो समन्स इशू किए जाते हैं वो आम समन्स से मुख्तलिफ होते हैं। इस दावे में जो समन्स इशू किए जाते हैं उस समन के फॉर्मेट में ये मेंशन किया गया है कि डिफेंडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करनी है, यानी कि ये ऐसा दावा है कि जिसमें डिफेंडेंट को जवाब दावा देने की भी इजाजत नहीं होती। इस कदर प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी होती है कि अदालत उसको डायरेक्टली जवाब दावा देने की भी इजाजत नहीं देती, बल्कि 10 दिन उसको देती है और उसको ये कहती है कि आप एक लीव टू डिफेंड दें, आप एक ऐसी दरखास्त दें जिसमें ये इजाजत मांगे कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, और ये फ्लैप जो है या ये जो चेक है ये मेरी चेक बुक से फलां तारीख को चोरी हो गया था जिसकी फलां थाने में फलां टाइम पर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एंड ऑल दैट। ये तमाम चीजें वो अपनी लीव टू डिफेंड में लिखेगा। अदालत उसको स्क्रूटनाइज करेगी, उसको एग्जामिन करे कि क्या वाकई लीव टू डिफेंड में दिया गया डिफेंस वेक्सेशियस और फ्रिवलस तो नहीं है, यानी कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, डिले करने के लिए तो नहीं है, सॉलिड डिफेंस है जिसमें वो इशुएंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट को और उसका डिसऑनर होने को जस्टिफाई कर रहा हो। तो फिर तो अदालत उसको इजाजत देगी कि वो जवाब दावा जमा करवाए। अगर अदालत ये समझती है कि लीव टू डिफेंड में लिखे गए तमाम अवर्मेंट्स जो हैं जो डिफेंडेंट ने लिए हैं वो वाकई सॉलिड हैं, जेन्युइन हैं, तो वो उसी लीव टू डिफेंड को जवाब दावे की शक्ल दे देगी और प्रोसीडिंग का आगाज हो जाएगा। जहां पर लीव टू डिफेंड में डिफेंस का सॉलिड होना बहुत जरूरी है, वहां पर लिमिटेशन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। जिस तरह समन में ये मेंशन किया होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने लीव टू डिफेंड फाइल करनी है। अगर 10 दिन के अंदर
और ये 10 दिन कब से शुरू होंगे? जब डिफेंडेंट को नोटिस रिसीव होगा। इसीलिए अदालतें ये मेक श्योर करती हैं कि नोटिस की रिसीट हो जाए। एक बार नोटिस प्रॉपरली सर्व हो जाएं, अदालत की सेटिस्फैक्शन हो जाए कि नोटिस सर्व हो गए हैं, उसके बाद अदालत 10 डेज़ काउंट करेगी। और अगर 10 डेज़ के अंदर लीव टू डिफेंड नहीं फाइल होती तो वो टाइम बार्ड तस्वुर की जाएगी और ऑर्डर 37 का दावा मुद्दई के हक में फौरी तौर पर डिग्री कर दिया जाएगा। इस दावे की जो एग्जीक्यूशन है वो भी आम दावाजात की तरह नहीं होती। जिस तरह इसका प्रोसीजर आम दावाजात की तरह नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन भी आम दावाजात से फर्क है और वो ये है कि फौरी तौर पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इस तरह प्लेंटिफ या मुद्दई अपनी पेमेंट को बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही समैरली रिकवर करने में कामयाब हो जाता है। ऑर्डर 37 एक इंतहाई इफेक्टिव मोड है रिकवरी ऑफ पेमेंट के लिए। जब भी कोई चेक डिसऑनर हो और आप FIR लॉन्च करवाने जाएं तो फौरी तौर पर ये दावा जरूर फाइल करवाएं। ये बहुत ही इफेक्टिवली आपको आपकी पेमेंट रिकवर करवा कर दे सकता है। एक सवाल भी हमें मौसूल हुआ था जिसमें लिमिटेशन के हवाले से पूछा गया। मैं उसका जवाब भी इसी बात के जरिए देना चाहूंगी कि जो सिविल दावा है ऑर्डर 37 का, उसकी जो लिमिटेशन है वो 3 साल है। यानी कि जब भी आपका चेक बाउंस हुआ या डिसऑनर हुआ, उस डेट से लेकर अगले 3 साल तक आप ऑर्डर 37 का दावा फाइल कर सकते हैं। अगर आप 3 साल तक ऑर्डर 37 का दावा नहीं लगाते तो 3 साल के बाद ये दावा टाइम बार्ड समझा जाएगा और अदालत इसको एंटरटेन नहीं करेगी। इसी तरह इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये था कि क्या FIR लॉन्च करने के लिए भी कोई लिमिटेशन मुकर्रर की गई है? वैसे तो क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशंस नहीं दी गई। FIR लॉन्च करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 10 साल बाद भी FIR लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखना बहुत जरूरी है, FIR लॉन्च करने में जितना डिले होता है और वो डिले जो कि जस्टिफाइबल भी ना हो, जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें, ऐसा डिले आपके केस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है और आपके विनिंग चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लॉ का एक मैगजीन भी है, लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। तो अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो यू मस्ट बी विजिलेंट इनफ। आपको विजिलेंट रहना है और फौरी तौर पर कानून की रेमेडी को अवेल करना है। यहाँ पर एक लिमिटेशन और मैं आपको बताती चलूं कि बैंक के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक किसी भी चेक को प्रेजेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। अगर 6 मंथ्स तक आप किसी का भी इश्यू किया हुआ चेक या कोई और इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं करते तो वो वैसे भी स्टेल हो जाता है और ऐसा चेक एक बेकार से कागज के टुकड़े के सिवा उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। लेकिन आपने अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर चेक को डिसऑनर तो करवा लिया, यानी कि उसको प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर हो गया, लेकिन बहुत अरसा आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई, तो लीगली आप कंप्लेंट दर्ज करवाने के इंटाइटल्ड तो जरूर हैं, लेकिन उसका डिले आपके केस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर छोड़ेगा। फिर यही बात दोहराऊंगी कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो प्लीज विजिलेंट रहें और विजिलेंटली कानूनी रेमेडीज को अवेल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी नासिर हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।